आपकी आंखें इस वक्त एक टाइम मशीन है। नहीं, ये साइंस फिक्शन की फिल्म या कोई डायलॉग नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इंसानियत ने अब तक की सबसे पावरफुल टाइम मशीन बना ली है। JWST, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका सिर्फ एक ही काम है, टाइम में इतना पीछे जाना जहां से पीछे जाना शायद मुमकिन ना हो। तो सवाल ये है कि इसकी हद क्या है? हम इस ब्रह्मांड में आखिर कितनी दूर तक और कितने पीछे तक देख सकते हैं? क्या कोई आखिरी दीवार है? और अगर है तो उस दीवार के पार क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। गेट रेडी टू ट्रेवल टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम। टाइम ट्रेवल 101 देखना मतलब पास में झांकना। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम स्पेस में दूरी की बात करते हैं तो हम असल में समय यानी टाइम की बात कर रहे होते हैं। आर यू कंफ्यूज्ड? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सूरज को देखिए। हम सब जानते हैं कि सूरज हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। रोशनी की स्पीड जो यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है वो है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से भी सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अभी सूरज को देखते हैं तो आप उसे वैसा नहीं देख रहे जैसा वो अभी है। आप उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो 8 मिनट और 20 सेकंड पहले था। वो लाइट पुरानी है, इट्स ओल्ड न्यूज। अगर सूरज अभी अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट और 20 सेकंड तक पता ही नहीं चलेगा। Isn't this mind blowing, right? अब इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्स पर अप्लाई करते हैं। अल्फा सेंटियोरी हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है जो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर वो यूनिट है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करके पूरा करती है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स में ये आंकड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम समय को ही दूरी मान लेते हैं। तो अल्फा सेंटियोरी से निकली हुई रोशनी को हम तक पहुंचने में 4.3 ईयर्स लगते हैं। जब हम उस तारे को देखते हैं हम 4.3 ईयर्स पुराने तारे को देख रहे होते हैं। चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी द ग्रेट एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जब आप उस धुंधले से धब्बे को आसमान में देखते हैं तो आप 2.5 मिलियन साल पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं। उस वक्त धरती पर क्या हो रहा है? उस वक्त इंसान नहीं थे। हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस पत्थरों से अपने पहले औजार बना रहे थे। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की 2.5 मिलियन साल पुरानी तस्वीर देख रहे हैं और जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं हम टाइम में उतना ही पीछे जाते हैं। वो गैलेक्सी जो हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है उससे चली रोशनी तब निकली थी जब डायनासोर्स धरती से खत्म हो रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को लुक बैक टाइम कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक स्फीयर, एक गोला है जिसके सेंटर में है हम। इस गोले की बाउंड्री वो दूरी है जहाँ से निकली रोशनी को हम तक पहुँचने में यूनिवर्स की पूरी उम्र लग जाएगी। हम उसके पार नहीं देख सकते, इसीलिए नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वहाँ से निकली रोशनी अभी तक हम तक पहुँची ही नहीं। तो जब हम सवाल पूछते हैं कि सबसे पावरफुल टेलीस्कोप कितनी दूर देख सकता है, हम असल में पूछ रहे हैं कि वो टाइम में कितना पीछे जा सकता है। क्या वो यूनिवर्स के जन्म को, उसकी शुरुआत को देख सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें मिलना होगा हमारे आज के हीरो से, द वन एंड ओनली द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST कोई आम टेलीस्कोप नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक टाइम मशीन जिसे इंसानियत ने बनाया है यूनिवर्स के सबसे गहरे राज खोजने के लिए। इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। 2021 में लॉन्च के बाद से इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो आखिर JWST में ऐसा क्या खास है? इससे पहले हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप था जो खुद में ही एक लेजेंड है, लेकिन JWST हबल का सक्सेसर है और ये कई मामलों में उससे कई ज्यादा पावरफुल है। पहली वजह इसका साइज। JWST का प्राइमरी मिरर देखिए, ये 18 हेक्सागोनल गोल्डन सेगमेंट से बना है और इसका डायमीटर लगभग 21.3 फीट है। कंपेयर कीजिए हबल के 7.9 फीट के मिरर से। बड़ा मिरर मतलब ज्यादा लाइट कलेक्टिंग पावर। इसका मतलब है कि JWST बहुत ही फेंट, बहुत ही धुंधली और बहुत ही दूर की चीजों से आने वाली रोशनी को पकड़ सकता है। दूसरी वजह इसकी प्लेसमेंट। JWST धरती को ऑर्बिट नहीं करता जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है। इसे धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक स्पेशल जगह पर पार्क किया गया है। इसे कहते हैं L2 या लग्रांज पॉइंट 2।
ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे सूरज और धरती की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, जिससे JWST को वहां रखने के लिए बहुत ही कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है। बट इसका असली फायदा है ठंडक। L2 पॉइंट पर JWST अपनी टेनिस कोर्ट के साइज की सनशील्ड को हमेशा सूरज, धरती और चांद की तरफ रख सकता है और उसकी छाया में खुद को छिपाए रख सकता है। इससे टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स -233 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे रहते हैं। ये ठंडक इंफ्रारेड विजन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह इसकी आंखें JWST को स्पेशल बनाती है। इसकी इंफ्रारेड लाइट में देखने की एबिलिटी हमारी आंखें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ही देखती हैं। हबल भी प्राइमरली विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देखता था, लेकिन JWST एक इंफ्रारेड स्पेशलिस्ट है। पर इंफ्रारेड में देखना इतना जरूरी क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। रीजन नंबर 1, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड रेडशिफ्ट। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। 1920s में एडविन हबल ने ये डिस्कवर किया था कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। अब इस एक्सपेंशन का लाइट पर जो अजीब इफेक्ट पड़ता है, इसे कहते हैं रेडशिफ्ट। जब कोई लाइट सोर्स जैसे कि एक गैलेक्सी हमसे तेजी से दूर जाती है तो उससे निकलने वाली लाइट वेव्स स्ट्रेच हो जाती हैं। उनकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे लंबी हो जाती है, इसीलिए ये रेड लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब सोचिए उन गैलेक्सीज के बारे में जो यूनिवर्स के कोने में हैं, हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनसे निकलने वाली विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं कि वो अब विजिबल स्पेक्ट्रम में है ही नहीं, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चली गई हैं। JWST इन्हीं स्ट्रेच हो चुकी लाइट रेज को पकड़ने के लिए बना है। रीजन नंबर 2, कॉस्मिक डस्ट। यूनिवर्स में सिर्फ तारे और प्लैनेट्स नहीं हैं, यहाँ पर गैस और धूल के विशाल बादल भी हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं। यहीं पर नए तारे जन्म लेते हैं। ये कॉस्मिक डस्ट विजिबल लाइट को ब्लॉक कर देता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन इंफ्रारेड लाइट इस धूल के पार भी देख सकती है। तो JWST इन धूल के बादलों के अंदर झांक कर उन स्टार नर्सरीज को देख सकता है जहां नए सितारे बन रहे हैं। तो अब आते हैं असली सवाल पर। इन सुपर पावर्स के साथ JWST आखिर कितना दूर यानी कितना पीछे देख सकता है? जब साइंटिस्ट JWST को बना रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि वो शायद बिग बैंग के 300 से 400 मिलियन साल बाद बनी हुई गैलेक्सीज को देख पाएंगे। लेकिन JWST ने उनकी सारी उम्मीदों को पार कर दिया। लॉन्च के कुछ ही समय बाद इसने एक गैलेक्सी खोज निकाली जिसका नाम है जेड्स GSZ140। साइंटिस्ट ने इसकी रोशनी का रेडशिफ्ट नापा और पता चला कि ये गैलेक्सी तब की है जब यूनिवर्स सिर्फ 290 मिलियन साल पुराना था। ये हमारे 13.8 बिलियन ईयर्स पुराने यूनिवर्स की लाइफ का सिर्फ 2% हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, इसने हमारे दिमाग को और भी झंझोर दिया। ये गैलेक्सी और इसके जैसी कई और गैलेक्सीज जो JWST ने ढूंढी हैं, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा ब्राइट और ज्यादा वेल फॉर्म्ड हैं। हमारे पुराने मॉडल्स के हिसाब से इतनी जल्दी इतनी मैच्योर गैलेक्सीज का बनना लगभग नामुमकिन था। ये ऐसा है जैसे आप एक दिन के बच्चे को देखें और वो चलने फिरने और बात करने लगे। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को अर्ली यूनिवर्स के बारे में अपनी थ्योरीज को दोबारा इवेल्युएट करने पर मजबूर कर रही हैं। तो क्या यही लिमिट है 290 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग? शायद नहीं। JWST लगातार और भी दूर और भी पुरानी चीजों को खोज रहा है। हम शायद 250 मिलियन या 200 मिलियन साल पुरानी गैलेक्सीज को भी जल्द ही देख पाएंगे। लेकिन क्या हम और भी पीछे जा सकते हैं? क्या हम 100 मिलियन साल, 50 मिलियन साल या फिर 0? क्या हम बिग बैंग को भी देख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, और इसकी वजह बहुत ही फैसिनेटिंग है। द अल्टीमेट वॉल, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े फायरवर्क डिस्प्ले को दूर से देख रहे हैं। आपको आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखती है। ये फायरवर्क्स हैं शुरुआती गैलेक्सीज और स्टार्स जिन्हें JWST देख रहा है। अब सोचिए कि आप उससे भी पहले क्या हुआ था ये देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ देखने की कोशिश करते हैं, आपको एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी का फ्लैश दिखता है जो हर तरफ फैला हुआ है। ये रोशनी इतनी ब्राइट है, इतनी ओवरवेलमिंग है कि आप इसके पार कुछ नहीं देख पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सूरज के कोर के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिर्फ एक अंधा कर देने वाला प्लाज्मा दिखेगा।
दोस्तों, यूनिवर्स में ये सफेद रोशनी, ये ग्लो असल में एग्जिस्ट करता है। इसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये बिग बैंग की आफ्टर ग्लो है, उस महा धमाके से बची हुई गर्मी और रोशनी। चलिए बिग बैंग के ठीक बाद चलते हैं। यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो वो अनंत रूप से गर्म और डेंस था, इतना गर्म कि एटम्स भी नहीं बन पाए थे। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक सूप था, और इस सूप में लाइट भी थी, लेकिन ये लाइट आजादी से घूम नहीं सकती थी। ये लगातार उन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराती रहती थी, जैसे पिनबॉल मशीन में बॉल इधर उधर टकराती है। शुरुआती यूनिवर्स लाइट के लिए एक फॉग जैसा था। फिर बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक चमत्कार हुआ। यूनिवर्स एक्सपेंड होने के कारण थोड़ा ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जुड़कर पहले न्यूट्रल एटम्स बन सकते थे। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बंध गए, लाइट के रास्ते का कोरा साफ हो गया। अचानक से यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। वो फोटॉन्स जो अब तक भटक रहे थे, अब वो सीधी लाइन में ट्रेवल कर सकते थे। उस पल, उस आजादी के लम्हे में जो रोशनी हर दिशा में निकली, वही रोशनी आज 13.8 बिलियन ईयर्स बाद भी हम तक पहुंच रही है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण ये रोशनी बहुत ज्यादा रेडशिफ्टेड हो चुकी है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है कि ये अब माइक्रोवेव्स बन चुकी है। हम इसे देख सकते हैं। इसकी खोज 1965 में एर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आज हमारे पास स्कोप और प्लैंक जैसे सैटेलाइट की मदद से बहुत डिटेल मैप्स हैं। इस मैप को देखिए, ये आपको एक जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर के बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। सिर्फ 0.001% का फर्क, लेकिन ये मामूली अंतर ही इस यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये नीले धब्बे वो जगह हैं जो थोड़े ज्यादा डेंस थे, और लाल धब्बे वो जगह जो थोड़े कम डेंस थे। इन्हीं थोड़े से डेंस धब्बों पर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया, और धीरे धीरे अरबों सालों में इन्हीं से तारे, गैलेक्सीज और हम सब बने। ये CMB हमारे लिए एक दीवार की तरह है। हम लाइट का इस्तेमाल करके इस दीवार के पार नहीं देख सकते। यही वो आखिरी दीवार है, द लास्ट वॉल ऑफ लाइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दीवार के पीछे क्या है? वेल, इसका जवाब देने से पहले हमें एक और अंधेरे दौर से गुजरना होगा, द कॉस्मिक डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। हमने देखा कि 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया और CMB की रोशनी हर तरफ फैल गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुआ यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस दौर, द कॉस्मिक डार्क एजेस। ये नाम सुनने में बड़ा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जैसे ही CMB की रोशनी आजाद हुई, उसके बाद यूनिवर्स में रोशनी का कोई नया सोर्स नहीं था। केमिस्ट्री बहुत सिंपल थी, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे भारी तत्व थे ही नहीं। उन्हें बनने के लिए स्टार्स की भट्टियों की जरूरत थी, और स्टार्स अभी बने ही नहीं थे। तो सोचिए, एक विशाल अंधेरा, एक्सपेंड होता हुआ ब्रह्मांड, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल तैर रहे हैं, और पिछले बिग बैंग की हल्की फीकी पड़ती हुई माइक्रोवेव ग्लो है, और कुछ नहीं। कोई टिमटिमाता हुआ तारा नहीं, कोई चमकती हुई गैलेक्सी नहीं, बस अंधेरा। ये दौर लगभग 200 से 400 मिलियन साल तक चला। इस अंधेरे में धीरे धीरे ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। CMB के मैप में जो थोड़े से डेंस इलाके थे, वहाँ ग्रेविटी गैस को और ज्यादा खींच रही थी। धीरे धीरे ये बादल डेंस होते गए और गर्म होते गए, और फिर कहीं इस अंधेरे के बीच ग्रेविटी ने इतना प्रेशर बना लिया कि पहला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ, एंड बूम, द फर्स्ट स्टार वाज बॉर्न। रोशनी हो गई। इस पहले तारे ने कॉस्मिक डार्क एजिस का अंत किया। ये पहले तारे आज के तारों जैसे नहीं थे। ये बड़े बड़े, बहुत गर्म और बहुत शॉर्ट लिव थे। उनकी रोशनी ने आसपास की न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करना शुरू कर दिया, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं पाउच ऑफ रीआयोनाइजेशन। धीरे धीरे जैसे और तारे और गैलेक्सीज बने, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को रीआयोनाइज कर दिया, उसे वैसे ट्रांसपेरेंट बना दिया जैसे वो आज है। JWST का प्राइमरी मिशन इसी इपॉच ऑफ रीआयोनाइजेशन को स्टडी करना है। ये उन पहली गैलेक्सीज को देख रहा है जिन्होंने इस अंधेरे युग का अंत किया था, लेकिन लाइट की मदद से इन डार्क एजेस के अंदर झांकना अभी भी नामुमकिन है। तो क्या यही अंत है? क्या CMB के पार देखना या डार्क एजेस के अंधेरे में झांकना बिल्कुल असंभव है? हमेशा नहीं।
क्योंकि लाइट ही देखने का एकमात्र जरिया नहीं है। सीइंग विदाउट लाइट, भविष्य का नजरिया। हमने अभी तक बात की है देखने की, जिसका मतलब हमने लाइट से लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्स हमसे अलग अलग भाषाओं में बात करता है, और अगर हमें वो भाषाएं समझ आ जाएं, तो हम CMB की दीवार के पार भी देख सकते हैं। ये दो नई भाषाएं हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स और न्यूट्रिनोज। ये मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी का नया दौर है। ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस टाइम की लहरें। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था कि स्पेस और टाइम एक चादर की तरह हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। जब भी कोई बहुत भारी चीज इस चादर पर चलती है या फिर एक्सेलरेट करती है, जैसे दो ब्लैक होल्स का आपस में टकराना, तो इस चादर में लहरें पैदा होती हैं। इन्हीं लहरों को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये लहरें लाइट की तरह नहीं हैं, इन्हें कोई चीज रोक नहीं सकती। ये उस शुरुआती यूनिवर्स के कोरे से भी आराम से निकल सकती है। इसका मतलब है कि अगर हम इन लहरों को डिटेक्ट कर पाएं, तो हम सीधा बिग बैंग के पहले सेकंड में झांक सकते हैं। एंड गेस व्हाट, हम ये कर सकते हैं। 2015 में लीगो ने पहली बार इन लहरों को डिटेक्ट किया था। अभी हमारे डिटेक्टर सिर्फ बहुत पावरफुल इवेंट्स जैसे ब्लैक होल मर्जर्स को ही डिटेक्ट कर पाते हैं। फ्यूचर में लीजा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जैसे स्पेस बेस्ड डिटेक्टर्स, जो 3 सैटेलाइट से मिलकर बनेंगे, हमें शायद प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स को भी सुना पाएं, जो बिग बैंग के समय पैदा हुई थी। न्यूट्रिनोज, द घोस्ट पार्टिकल्स। न्यूट्रिनोज बहुत ही अजीब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मैटर के साथ ऑलमोस्ट इंटरेक्ट ही नहीं करते, बल्कि बिग बैंग के पहले सेकंड में बहुत सारे न्यूट्रिनोज बने थे। लाइट की तरह ये भी उस प्लाज्मा में फंसे हुए नहीं थे। अगर हम इन कॉस्मिक न्यूट्रिनोज को पकड़ पाएं, तो ये हमें बिग बैंग के पहले सेकंड की तस्वीर दे सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसके लिए हमें आइस क्यूब जैसे विशाल डिटेक्टर्स की जरूरत है, जो अंटार्कटिका में 1 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ के नीचे बनाया गया है, जहां हजारों सेंसर्स इन घोस्टली पार्टिकल्स के गुजरने का इंतजार करते हैं। द 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन लाइन, द साउंड ऑफ डार्कनेस। एक और तरीका है डार्क एजेस में झांकने का। न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, जब उसका इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन बदलता है, तो वो एक बहुत ही फेंट रेडियो सिग्नल छोड़ता है, जिसकी वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर होती है। डार्क एजेस में पूरा यूनिवर्स इसे न्यूट्रल हाइड्रोजन से भरा था। अगर हम इस 21 सेंटीमीटर सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएं, तो हम पूरे डार्क एजेस का 3D मैप बना सकते हैं। ये ऐसा होगा जैसे अंधेरे कमरे में सोनार का इस्तेमाल करके चीजों का पता लगाना। SKA यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे जैसे रेडियो टेलीस्कोप्स का ये एक बड़ा गोल है। तो फ्यूचर कैसा दिखता है? हम और बड़े और बेहतर लाइट टेलीस्कोप बनाएंगे, लेकिन असली रेवोल्यूशन आएगा इन नई आंखों से, ग्रेविटेशनल वेव से, कॉस्मिक न्यूट्रिनोज से और रेडियो सिग्नल से। ये हमें उस दीवार के पार ले जाएंगे जहां रोशनी हमें नहीं ले जा सकती। तो चलिए अपनी इस लंबी जर्नी को समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक सिंपल से सवाल से, हम कितनी दूर देख सकते हैं। हमने जाना कि JWST जैसे पावरफुल टेलीस्कोप हमें टाइम में लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे ले जा सकते हैं। ये हमें अंधेरे युग के बाद बनी पहली गैलेक्सीज दिखाते हैं, और उनकी उम्मीद से ज्यादा मैच्योरिटी हमें यूनिवर्स के बचपन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन लाइट से देखने की एक सीमा है, ये सीमा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद की तस्वीर। इसके छोटे छोटे दाग ही हमारी कॉस्मिक स्टोरी के बीज थे। लेकिन इंसानी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा किसी दीवार को नहीं मानती। मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी के जरिए हम ग्रेविटेशनल वेव से स्पेस टाइम को सुनेंगे, न्यूट्रिनोज से बिग बैंग के पहले सेकंड को महसूस करेंगे। ये खोज कभी खत्म नहीं होगी। हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां यूनिवर्स के सबसे बड़े राज हमारे सामने खुल रहे हैं। हमारी पहुंच अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, ये समय की शुरुआत तक पहुंच चुकी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप हिस्ट्री देख रहे हैं। आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, और आप उस अनंत खोज का हिस्सा हैं, जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझाने में मदद करती है। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और अमेजिंग साइंटिफिक जर्नी का हिस्सा बन सकें। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है हम CMB के पार देख पाएंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नए सवाल, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.